नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में आई मूवी अतरंगी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं अतरंगी रे मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम रिंकू नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर से भाग रही होती है और उसे पकड़ने के लिए उसके घर वाले उसके पीछे पड़े होते हैं। रिंकू रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वहां एक दुकान पर रखी बोतलों को अपने घर वालों के ऊपर फेंकने लग जाती है। तभी वहीं पर हम दो लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम विष्णु और दूसरे उसके दोस्त का नाम मधु होता है। वो दोनों डॉक्टर की पढ़ाई करते थे और बिहार में भी उसी से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए आए थे। विष्णु जब रिंकू को देखता है तो देखता ही रह जाता है और उसकी ओर खिंचा चला जाता है क्योंकि उसने शायद ही कभी ऐसी लड़की देखी थी। रिंकू लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे वहां से चलने के लिए कहता है क्योंकि वह किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। रिंकू की बोतलें जैसे ही खत्म हो जाती हैं तो रिंकू चुपचाप अपने घर वालों के साथ चली जाती है। विष्णु तभी रिंकू को जाते हुए देखता है और बहुत उदास भरी नज़र से उसे देख रहा होता है, लेकिन वो अपने रास्ते निकल जाता है। अब रिंकू के घर वाले उसे ज़बरदस्ती लेकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि रिंकू अपने आशिक के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े थे। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था बल्कि कई बार भाग चुकी थी, लेकिन उसके घर वाले हमेशा उसे पकड़ कर ले आते। अब वहाँ पर उसकी नानी आ जाती है और चप्पल से रिंकू को मारने लगती है और उसके आशिक का नाम पूछती है। रिंकू चुपचाप मार खा रही होती है लेकिन अपने आशिक का नाम नहीं बताती क्योंकि रिंकू की आदत हो चुकी थी ऐसे ही जीने की और मार खाने की। उसकी नानी अपने गुंडे जैसे घर वालों से कहती है कि 2 दिन में कोई लड़का पकड़ कर ले आओ और इसकी शादी करा दो ताकि यह जी का जंजाल हमारे सर से उतर जाए, लेकिन लड़का बिहार के बाहर का होना चाहिए। रिंकू के माँ बाप नहीं थे। रिंकू जब छोटी थी तो किसी वजह से इन्हीं घर वालों ने उसे मार डाला था। इस हिसाब से उसकी ज़िंदगी नरक ही थी, इसलिए हमेशा अपने आशिक के साथ यहाँ से दूर भागने की कोशिश करती थी। अब हम देखते हैं कि रिंकू के घर वाले लड़के को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें मधु दिखाई पड़ता है तो वे उसे ही उठाने का सोच लेते हैं। उधर रिंकू को पता चल जाता है कि उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है तो वह बगावत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घर वाले उसे कुछ ऐसा खिला देते हैं जिससे कि वह बेहोश हो जाती है। अब रिंकू के घर वाले लड़के को किडनैप कर लाते हैं, लेकिन जब वह बोरे को खोलते हैं तो पता चलता है कि उसमें मधु नहीं बल्कि विशु है। उन लोगों ने गलत लड़के को उठा लिया था, लेकिन शादी तो करानी ही थी तो वे लड़के को लाफिंग गैस सुंघा देते हैं ताकि शादी हो सके और अगर लड़का गुस्सा होने की कोशिश भी करे तो हंसी निकल जाए। रिंकू को बेहोशी की हालत में तैयार करके लाया जाता है और विशु तमिल में बोलते हुए बड़बड़ कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी बातें समझ नहीं पाता और उन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है। अब हम देखते हैं कि रिंकू को विशु के साथ ट्रेन में बैठा दिया जाता है और उन दोनों को बिहार से अलविदा कह दिया जाता है। विशु में जब लाफिंग गैस का असर खत्म हो जाता है तो वह चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मेरी तो 2 दिन में मैंडी नाम की लड़की के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, तो तुम कहीं भी जा सकती हो। यह बात सुनकर रिंकू खुश हो जाती है क्योंकि उसका तो पहले ही लवर था और यह शादी जबरदस्ती हुई थी। तभी रिंकू एक न्यूज़पेपर की कटिंग निकालकर विशु को दिखाती है और बताती है कि यही मेरा आशिक है जिसका नाम सज्जाद है और वह बहुत बड़ा जादूगर है। विशु भी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि हमारे कॉलेज के डीन हैं, उन्हीं की बेटी के साथ मेरी शादी हो रही है। अगर मैंडी को यह पता चल गया कि मेरी पहले ही शादी हो गई है तो उसके पिता मेरी डॉक्टर की डिग्री भी रुकवा देंगे। दोनों ही लोग दिल्ली की ओर जा रहे थे क्योंकि विशु दिल्ली में ही डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था तो वहीं हॉस्टल में रहता था। रिंकू कहती है कि सज्जाद अभी अफ्रीका गया है बहुत बड़ा जादू सीखने के लिए, लेकिन कुछ दिन में वह आ जाएगा तो फिर तुम अपने रास्ते निकल जाना और मैं अपने रास्ते। अब दोनों लोग विशु के हॉस्टल पहुंच जाते हैं तो वहाँ सारे लड़के विशु और रिंकू को ही देखने लग जाते हैं क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में किसी लड़की का आना लगभग नामुमकिन था। तभी वहाँ पर विशु को मधु दिख जाता है तो वह उसी के सर चढ़ बैठता है क्योंकि उसने तो विशु की कोई खबर ही नहीं ली थी बल्कि उसे बिहार में ही छोड़कर वापस आ गया था। अब 2 दिन बाद विशु की एंगेजमेंट थी तो उसके हॉस्टल के सारे दोस्त वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं तो मधु और विशु उन्हें समझा रहे होते हैं कि कोई भी वहाँ शादी के बारे में बात नहीं करेगा। इसके बाद विशु रिंकू के पास जाता है और उसे बताता है कि हम सब लोग चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं क्योंकि वहीं पर मेरी एंगेजमेंट है, तो तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो या मन हो तो यहीं भी रुक सकती हो। विशु रिंकू को अपने साथ ले जाने वाली बात पर ज़्यादा जोर दे रहा होता है क्योंकि वो उसे ऐसे हॉस्टल में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, तो रिंकू साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। विशु को इस बात का ज़्यादा डर नहीं था कि अगर वह वहाँ चलेगी तो शायद उसकी पहली शादी का राज खुल जाए, लेकिन इस बात की खुशी ज़्यादा थी कि वह उसके साथ चलने को तैयार है क्योंकि कहीं न कहीं दिल में विशु रिंकू को काफ़ी पसंद करने लगा था।
रिंकू विशु को कहती है कि मुझे तुम्हारा नेचर काफ़ी सही लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे ही सामने मेरे रिश्तेदारों ने मेरे माँ बाप को मार डाला था। तो इसके बाद से मेरी ज़िंदगी में सभी अच्छे लोग चले गए थे और अब पापा और सज्जाद के बाद तुम ही मुझे अच्छे लगे हो। अब हम देखते हैं कि रिंकू और बाकी सभी लोग शादी की जगह पर पहुंच जाते हैं। तब रिंकू विशु के साथ मजाक करना शुरू कर देती है। रिंकू वहाँ डांस करने लगती है और वह डांस करते हुए विशु को छेड़ रही होती है और उससे काफ़ी चिपक रही होती है। और इस टाइम पर मैंडी को थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है कि यह लड़की इससे इतना क्यों चिपक रही है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की मैंडी के पास आती है और एक वीडियो उसे दिखाती है। यह वीडियो विशु और रिंकू की शादी की होती है और यह वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हो रही होती है क्योंकि इसमें दूल्हा एकदम खुशी से हंस रहा था। अब यहाँ पर माहौल एकदम बदल जाता है। तभी मैंडी के पिता रिंकू का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खींच कर लाने लगते हैं, जिसे देखकर विशु एकदम गुस्से में आ जाता है और उसका हाथ छोड़ने के लिए कहता है। विशु भले ही अपनी फीलिंग छुपा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रिंकू उसके लिए बहुत कुछ बन चुकी थी। वह सभी को बताता है कि हमारी ज़बरदस्ती शादी ज़रूर हुई थी, लेकिन अब रिंकू मेरी बीवी है। और फिर उन सभी से माफ़ी मांगने लगता है। रिंकू का आत्मसम्मान बचाते हुए वह उसे वहाँ से ले जाता है। अब दोनों लोग हॉस्टल में वापस आ जाते हैं। तब रिंकू कहती है कि मुझे इतना सब नहीं करना चाहिए था। अगर मैं सब सच बोल देती तो सब कुछ सही हो जाता और गलती मेरी ही थी। मुझे तुमसे इतना नहीं चिपकना चाहिए था। विशु तमिल में कहता है कि जब मैं ही बदल गया हूँ तो सब सही कैसे हो सकता है। और मुझे गुस्सा इस बात का नहीं आ रहा कि मेरी शादी टूट गई, बल्कि इस बात पर आ रहा है कि मुझे शादी टूटने का कोई दुख ही नहीं हो रहा। मेरी लाइफ एकदम सिंपल तरीके से चल रही थी, लेकिन तुम आ गई और मेरी लाइफ एकदम बदल गई। मैंने ऐसा फील कभी नहीं किया जैसे अभी कर रहा हूँ। जैसे अभी रोया वैसे कभी नहीं। कुछ दिन बाद तुम्हारा आशिक आ जाएगा, उसके बाद तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा। मुझे तुमसे प्यार होने लगा है और इसी बात का दुख मुझे हो रहा है। रिंकू उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उसने सब कुछ तमिल में बोला था, लेकिन वह समझ रही थी कि उसकी शादी टूटने की वजह से वह बहुत दुखी है। तो वह यही समझकर उसे ज़ोर से गले लगा लेती है। तभी उसे फील होता है कि उसका आशिक सज्जाद आ गया, तो वह विशु को वहीं छोड़कर उसके पास चली जाती है। इधर विशु अपनी आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वहां से जाने लगता है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रिंकू किसी और से प्यार करती थी और तब भी वह उसके प्यार में पड़ गया था। अब हम देखते हैं कि रिंकू सज्जाद से मिलती है और उसे देखते ही गले से लगा लेती है, क्योंकि वह उसे काफ़ी समय से मिलने को तरस गई थी। उधर विशु मधु से कहता है कि रिंकू और सज्जाद को जो भी चाहिए उसका ख्याल रखना, और अगर उन्हें खाना पीना या पैसे चाहिए हो तो दे देना, और उन्हें कह देना मैं ऑपरेशन थिएटर में था इसलिए नहीं आ पाया। अब हम देखते हैं कि मधु उनसे मिलने के लिए जाने लगता है। मधु रिंकू और सज्जाद से मिलने के लिए कैंटीन में जाता है। अब रिंकू मधु को सज्जाद से इंट्रोड्यूस कराती है, तो यहाँ पर बहुत बड़े वाला राज सामने आता है। मधु को सज्जाद कहीं भी नज़र नहीं आता, लेकिन रिंकू उससे आराम से बातें कर रही होती है। यह सब देखकर मधु के होश ही उड़ जाते हैं कि रिंकू आखिर बात किससे कर रही है। अब वह दौड़ते हुए विशु के पास आता है और उसे ये सारी बातें बताता है और कहता है कि सज्जाद नाम का कोई इंसान है ही नहीं। विशु को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उस वक्त उसे रिंकू की चिंता हो रही थी, तो वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह उसे कैंटीन में नहीं मिलती। रिंकू सज्जाद के साथ कहीं और जाने की बातें किया करती थी, तो वह सोचता है कि वह रेलवे स्टेशन गई होगी और रास्ते में मधु को समझाता है कि जैसे हम कोरोना के टाइम में उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब कुछ होगा, कोई आएगा और हम सब बच जाएंगे, वैसे ही उसने अपने दिमाग में सज्जाद नाम के इंसान को बना लिया है। उसी को हमेशा इमेजिन किया करती थी और उसे लगता था कि वह उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। रिंकू और विशु जब ट्रेन में थे तब रिंकू उसे अपनी प्रेम कहानी सुनाती थी और कहती थी कि वह और सज्जाद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके धर्म अलग हैं, इसलिए रिंकू के घर वाले उस प्यार के खिलाफ थे। रिंकू हमेशा एक बच्ची के साथ रहती थी और जब भी वह सज्जाद से मिलने जाती तो उसे अपने साथ ले जाती थी। सज्जाद एक जादूगर था जो बहुत ही खतरनाक जादू करता था, जिसमें कि वह अपने ऊपर कोई केमिकल डालकर कोयले की तरह जलता था और तब उसके पूरे शरीर में आग लग जाती थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पे पता चलता है कि जो वो लव स्टोरी सुना रही होती है वह किसी और की थी। तब हमें समझ में आ जाता है कि यह कहानी उसके माँ बाप की कहानी है जो कि अब मर चुके हैं। रिंकू सज्जाद को अपना आशिक समझती थी। वह अपने पिता को ही इमेजिन करती थी। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से वह अपने पिता को ही अपना आशिक मानकर जी रही थी और हमेशा उनके साथ भागने का ट्राई करती थी, लेकिन असल में वह अकेली ही भागती थी। इसलिए उसके घर वाले अभी तक नहीं समझ पाए कि उसका आशिक कौन है। सिंपल भाषा में कहूँ तो रिंकू दिमागी तौर पर थोड़ी सी बीमार थी और वह सज्जाद को इमेजिन किया करती थी और ऐसे ही उसने अपने जीने का सहारा बना लिया था।
यह अक्सर तब होता है जब बचपन में बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह बात रिंकू के घर वाले कभी समझ ही नहीं पाए, इसलिए अब रिंकू की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि विशु रिंकू के पास पहुंच जाता है और उसे रोकने के लिए यह बहाना बनाता है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो आगे चलकर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए कुछ दिन रुकना पड़ेगा जब तक काम न हो जाए। रिंकू कहती है कि मैं यहाँ रुक जाऊंगी पर तुम्हें सज्जाद से पूछना पड़ेगा। लेकिन सज्जाद तो रिंकू को ही दिखता था, तो विशु ऐसे ही इधर उधर देखते हुए सज्जाद से बातें करके उससे परमिशन मांगने लगता है। रिंकू की इमेजिनेशन सज्जाद रुकने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन रिंकू का अंदर से पूरा मन था रुकने का, तो वह विशु के साथ चलने को तैयार हो जाती है। विशु बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि असल जिंदगी में रिंकू की लाइफ में कोई नहीं है, इसलिए रिंकू को पाने का उसके पास अब और चांस है। मधु विशु को बताता है कि सज्जाद उसी टाइम पर आया जब तुमने रिंकू से अपने प्यार का इजहार किया, क्योंकि उस टाइम रिंकू को फील हुआ कि उसकी ही गलती थी और तब वह तुमसे गले भी लग गई थी। और जब जब उसे लगेगा कि वह तुम्हारे करीब आ रही है तो सज्जाद को जलन होगी और फिर रिंकू यही सोचेगी कि अगर मुझे किसी और से प्यार हो गया तो फिर सज्जाद का क्या होगा। विशु कहता है कि हम रिंकू को बता क्यों नहीं देते कि असलियत में कोई नहीं है। मधु कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे वह अपनी जान भी ले सकती है, क्योंकि इतने सालों से जिसे वो इमेजिन करती आ रही है अगर उसे पता चलेगा कि कोई भी नहीं है तो उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए यह बात उसे खुद ही पता लगनी चाहिए कि असल ज़िंदगी में कोई नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस की मदद से उसे दवाई खिलाकर इसका इलाज किया जा सकता है। विशु तो बस यही चाहता था कि सब सही हो जाए, जिसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार था। अब अगले दिन विशु और मधु रिंकू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि चाइना वालों ने अब चूहे खाना शुरू कर दिया है। अब एक और वायरस आने वाला है, लेकिन हमारे पास इसका इलाज है, तो तुम यह दवाई खा लो तो वायरस तुम्हें नहीं पकड़ेगा। वह दोनों लोग रिंकू से झूठ बोलकर उसे दवाई खिलाने लग जाते हैं। जैसे ही रिंकू दवाई खाती है तो उसकी इमेजिनेशन सज्जाद धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। यह सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है। जैसे ही रिंकू दवाई खाती तो सज्जाद को चोट लग जाती, लेकिन वह पूरी तरह से दूर नहीं हो रहा था। यहाँ चोट लगने का मतलब है कि दवाई खाने पर रिंकू के दिमाग पर असर पड़ता था। अब विशु परेशान हो जाता है कि दवाई देने के बावजूद भी उसका दिमाग पूरी तरीके से ठीक क्यों नहीं हो रहा और वह सज्जाद को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रही, और इसी परेशानी में वह दारू पीने लग जाता है और रिंकू के पास जाता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग मस्ती में नाच रहे होते हैं और ऐसे में रिंकू भी थोड़ी सी दारू पी लेती है और वह सज्जाद को पूरी तरीके से भूल जाती है और रिंकू नशे में विशु के करीब आ जाती है और उसके गाल पर चूम लेती है। यह सब सज्जाद देख रहा होता है और वह नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। सज्जाद हॉस्टल की छत पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे रहते तुमने उसे चूम लिया तो अब मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। रिंकू अपनी इमेजिनेशन से माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि वह बस एक दोस्ती वाली पप्पी थी, बस, और कुछ नहीं। सज्जाद कहता है कि मैं उससे कई गुना अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझसे पूछो कि वह ऐसा क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। रिंकू यही बात विशु से पूछती है तो विशु अपने सर पर बोतलें फोड़ने लग जाता है और कहता है कि सज्जाद से कहो कि वह मुझे रोकने के लिए नीचे आए। और सज्जाद तो अब बस रिंकू की इमेजिनेशन थी तो वह उसे कैसे रोक सकता था। विशु बेहोश हो जाता है। रिंकू सज्जाद से नाराज़ हो जाती है क्योंकि वह उसे रोकने के लिए नीचे नहीं आया। अब हम अगले सीन में हॉस्पिटल में एडमिट विशु को देखते हैं। सज्जाद विशु से मिलने के लिए आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। रिंकू विशु से कहती है कि मैंने उसे समझा दिया है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। सज्जाद कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। रिंकू ने बताया कि तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन विशु को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे सज्जाद ना तो दिखता था और ना ही सुनाई देता है। रिंकू बताती है कि सज्जाद कह रहा है वह तुमसे शुक्रिया करने के लिए कल सबके सामने ताजमहल को गायब करके दिखाएगा। अब यहाँ पर विशु और मधु दोनों की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि सज्जाद असलियत में था ही नहीं तो ताजमहल क्या ही गायब होता। अब अगले दिन सभी लोग ताजमहल पहुँच जाते हैं ताजमहल को गायब होते हुए देखने के लिए, लेकिन सभी लोग जानते थे कि ताजमहल कभी गायब हो ही नहीं सकता। विशु और मधु लोगों को पैसे देकर इकट्ठा कर लेते हैं ताकि जब रिंकू का इमेजिनेशन लवर सज्जाद जादू दिखाने लगे तो बस इशारा करने पर सभी लोग ताली बजाएं। अब सज्जाद कुछ मंत्र पढ़कर ताजमहल को गायब करने की कोशिश करता है और इशारा करने पर वहाँ पर खड़े लोग ताली बजाने लगते हैं। रिंकू एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि ताजमहल तो गायब हुआ ही नहीं, क्योंकि ताजमहल को गायब करना लगभग नामुमकिन ही है।
और सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं। रिंकू को समझ नहीं आ रहा होता आखिर सज्जाद ताजमहल गायब क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसे तो उस पर पूरा विश्वास था कि वह सबसे बड़ा जादूगर है। और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा होता कि लोग ताली क्यों बजा रहे हैं जब जादू कामयाब ही नहीं हुआ। रिंकू विशु के पास आती है और पूछती है कि ताजमहल तो गायब ही नहीं हुआ और लोग फिर भी ताली क्यों बजा रहे हैं। रिंकू के जोर देने पर विशु बताता है कि मैंने ही सबको ताली बजाने के लिए पैसे दिए थे। बोला था कि जब ये लड़की ताली बजाए तो तुम भी ताली बजा देना, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, और जब जब तुम ताली बजाओगी तब तब मैं ताली बजाऊंगा और पूरी दुनिया से भी बजवाऊंगा। रिंकू विशु को गले से लगाकर रोने लग जाती है। तभी रिंकू को सज्जाद की आवाज़ सुनाई देने लगती है, क्योंकि जब भी रिंकू विशु के करीब जाती थी तो उसकी इमेजिनेशन सज्जाद उस पर भारी पड़ जाती थी। रिंकू जब सज्जाद के पास जाती है तो देखती है कि वह हाथ में चाकू लिए खड़ा है। सज्जाद रिंकू से कहता है कि मेरा जादू फेल नहीं हो सकता, बल्कि तुम्हारी नज़रें फेल हो गई हैं। मुझे लगता है कि तुमने मुझे भुला दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे मन से निकल गया तो कहाँ जाऊँगा। और इतना कहने के बाद सज्जाद अपनी नस काट लेता है। रिंकू सज्जाद को पकड़कर रोने लग जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि वह उसे अब छोड़कर नहीं जाएगी और मदद के लिए भी पुकारने लग जाती है। विशु दौड़ते हुए रिंकू के पास आता है और देखता है कि रिंकू सज्जाद को इमेजिन करते हुए रो रही होती है। रिंकू कहती है कि सज्जाद ने अपनी नस काट ली है और वह मरने वाला है। विशु रिंकू की ऐसी हालत नहीं देख पाता और सज्जाद को इमेजिन करते हुए गोद में उठाने का नाटक करता है और ऑपरेशन थिएटर लेकर चला जाता है। तभी मधु उसे समझाता है कि हम कुछ देर यहीं रुकते हैं, फिर बाहर जाकर रिंकू को बोलेंगे कि हम सज्जाद को नहीं बचा पाए, परियों की कहानी खत्म हो जाएगी। विशु जानता था कि अगर सज्जाद को ऐसे अचानक उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो रिंकू और भी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगी, इसलिए वह अपने दोस्त की बात नहीं मानता। विशु रिंकू से कहता है कि हमने सज्जाद को बचा लिया है और अब वह बिल्कुल ठीक है। विशु बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ चुका था, क्योंकि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अब सोचता है कि वह रिंकू को खुद से दूर कर देगा, इसलिए उसके पास जाता है और कहता है कि कल हमारे डिवोर्स पेपर पर साइन होने हैं, फिर उसके बाद तुम सज्जाद के साथ जा सकती हो। अगले दिन विशु रिंकू को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन तभी रिंकू बहाने बनाकर डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना करने लगती है। विशु कहता है कि तुम तो उस दिन मुझसे अलग होना चाहती थी, तो अब साइन क्यों नहीं कर रही। तो तभी रिंकू वहाँ से भाग निकलती है। विशु उसके पीछे जाता है और परेशानी पूछने लगता है। तो रिंकू कहती है कि मुझे तुमसे अलग नहीं होना, क्योंकि मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगते हो। जब तुम मुझसे अपनी बीवी मानते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ और सज्जाद मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं चाहती हूँ वह आ जाता है और जब मैं नहीं चाहती वह चला जाता है। क्यों कहता है कि तुम्हें अब हस्बैंड भी चाहिए और लवर भी। रिंकू सज्जाद के साथ रहने लगी थी तो वह इतनी आसानी से उसके दिमाग से नहीं निकलने वाला था, लेकिन रिंकू कहीं न कहीं विशु को पसंद करने लगी थी। तो रिंकू से कहता है कि अब चाहे तलाक हो या ना, लेकिन तुम्हारी शादी सज्जाद से मैं करा कर रहूँगा, इसलिए जाओ और तैयारी करो। अब हम देखते हैं कि रिंकू हॉस्टल आ जाती है तो उसे वहाँ सज्जाद दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि सज्जाद कहीं जा चुका है। तभी विशु वहाँ बैंड बाजा लेकर रिंकू की शादी कराने के लिए पहुँच जाता है। रिंकू उसे बताती है कि सज्जाद यहाँ नहीं है, वह जापान के लिए निकल गया, क्योंकि उसे वहाँ जादू दिखाने के लिए बुलाया गया था। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह सब विशु का ही प्लान था। तो वह रिंकू से कहता है कि मैं तुम्हें सज्जाद के पास लेकर चलता हूँ। वह रिंकू को रेलवे स्टेशन लेकर आता है, कहता है कि सज्जाद तुम्हें यहीं मिलेगा और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो तुम सज्जाद के साथ चली जाना या फिर मेरे साथ, या तो अपने लवर के साथ चली जाना या फिर अपने पति को ही लवर बना लेना। अब रिंकू स्टेशन के अंदर जाती है तो सज्जाद उसे वहीं पर बैठा हुआ मिलता है, क्योंकि वह अंदर से चाहती थी कि सज्जाद उसे वहीं मिले। सज्जाद एक छोटी बच्ची के साथ वहाँ मौजूद होता है, जिसे रिंकू अपनी लव स्टोरी में देखा करती थी, और वह छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि खुद रिंकू ही थी। वह सारी चीज़ें रिंकू के दिमाग की ही उपज थी, और अगर वह चाहती तो सिर्फ वही थी जो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकती थी। सज्जाद रिंकू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि यह बच्ची तुम ही हो। पर हम एक लव स्टोरी देखते हैं। हम देखते हैं कि रिंकू के मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने भागकर शादी भी कर ली थी। फिर कुछ टाइम बाद रिंकू पैदा हुई। रिंकू की माँ के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने रिंकू और उसकी माँ को घर के अंदर बंद कर दिया, लेकिन रिंकू की माँ रिंकू को चुपचाप घर से भगाकर सज्जाद के पास पहुंच जाती है। सज्जाद अब अपना वो जादू दिखा रहा होता है जो रिंकू को बहुत पसंद था। तभी वहाँ पर रिंकू की नानी आ जाती है और सज्जाद का केमिकल वाला कंटेनर बदलकर असली का पेट्रोल रख देती है। सज्जाद इस बात से अनजान केमिकल समझकर पूरा पेट्रोल अपने ऊपर डाल लेता है और आग लगा लेता है। तभी उसका पूरा शरीर आग में झुलसने लगता है।
की माँ समझ जाती है कि यह असली की आग है और उसे बचाने के लिए आग में खुद जल जाती है। छोटी बच्ची रिंकू यही समझ रही थी कि पापा जादू दिखा रहे हैं, तो वह जोर जोर से तालियां बजा रही होती है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा सच में जल कर मर चुके हैं। अब रिंकू एकदम अकेली पड़ जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि रिंकू का इमेजिनेशन सजद अब जा चुका था। रिंकू ने अब एक्सेप्ट कर लिया था कि सजद बस उसकी एक सोच थी और उसे जाने देना ही सही था। और उसे वो सब कुछ रिवाइंड होने लगता है जो कुछ उसने बचपन में देखा और सहा था। और थोड़ी देर बाद सज्जाद जादूगर उसके दिमाग से ख़त्म हो जाता है और रिंकू के दिमाग से अब इमेजिनेशन ख़त्म हो चुकी थी। यह सब विष्णु के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि सज्जाद रिंकू की इमेजिनेशन से खुद ब खुद दूर चला जाए, और ऐसा ही हो रहा था। अब विष्णु स्टेशन पर मिठाइयाँ बांटने लगता है और कहता है कि मेरी वाइफ वापस आ गई है, और रिंकू को देखता है तो उसे गले लगा लेता है, क्योंकि यही उसका सच्चा प्यार था। अब उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उनकी प्रेम कहानी यहाँ पूरी हो गई थी और वो दोनों लोग मिल चुके थे। तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यह मूवी एक यूनिक कंसेप्ट पर बेस है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। धनुष की एक्टिंग एकदम ज़बरदस्त है। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा अभिनय निभाया है। बात करें सारा अली खान की, तो उनकी एक्टिंग और फिल्म के मुकाबले उन्होंने इस मूवी में अच्छी एक्टिंग की है, जबकि उन्हें रोना इस मूवी में भी नहीं आया। तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।